हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके सब्जेक्ट्स और आपके चैप्टर्स और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एंड आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो आज की ये वीडियो क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। उनकी साइंस की बुक का पहला चैप्टर है ये, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में पोषण कैसे होता है और वो अपना ग्रोथ कैसे करते हैं। तो मैं आपको इसको पढ़ के भी बताऊंगी और आपके बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, और वीडियो एंड में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि अगर हम फूड की बात करें तो फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो खाना है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के लिए जो खाना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हम इनकी बात करें, ये कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, ठीक है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कोल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इन्हें हम पोषक तत्व बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हमें खाने से प्राप्त होते हैं। तो आपको इन चीज़ों के नाम भी पता होने चाहिए। और अगर हम बात करें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन सबको खाने की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करता है, खाने को सिंथेसिस करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही है किस दौरान करता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। Thus humans and animals are directly or indirectly depends on plants, यानी कि आपको जैसे अगर हम बात करें तो मेनली ह्यूमंस हो गए या फिर कोई जीव जंतु है, जानवर है, वो खाना किससे लेता है, प्लांट से लेता है। ये सब आप लोग जानते ही हो। अब देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करता है। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यानी कि प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकता है। उसको क्या चाहिए उस चीज़ के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखिए। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, वो उनको आसपास में ही मिल जाती है। देखो, द न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, है ना। न्यूट्रिएंट्स जो भी इनसे मिलता है, तो भाई न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है, उनकी बॉडी ग्रो होती है, हेल्प करते हैं। उनमें जो भी डैमेजेस आ जाते हैं उनकी बॉडी में, पार्ट्स में, उसको भी उस न्यूट्रिएंट्स से क्या हो जाता है, वो कवर हो जाते हैं। जैसे प्रोवाइड टू एनर्जी, उनको फिर उनको रहने के लिए उनको एनर्जी भी किससे मिलती है, खाने से ही मिलती है हर किसी को। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि हम एक किसी से खाना ले रहे हैं तो उससे कुछ न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, फिर हमारी बॉडी जो है उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही है, उसमें जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसे अब्जॉर्ब कर रही है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो देखिए, आपका एक पॉइंट आ गया है यहाँ पे मेन, कि ऑटोट्रॉफिक कौन होता है। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जिसमें एक प्रोसेस है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद में बना लेता है, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो भी, जैसे ये एक चीज़ किस में होती है, प्लांट्स में होती है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अदर जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो आप लोग इन दो पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड factories of plants are located, where the food is made in all of plants or only in certain parts। यानी कि अगर हम आगे बात करें तो हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी कि खाना बनता कहाँ है प्लांट्स में। ओके, तो हम मेन पे ही जाते हैं। तो देखिए 1.2 है आपका, जिसमें लिखा है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट।
तो देखिए, अगर बच्चों को फोटोसिंथेसिस का अगर मीनिंग अगर एक शब्दों में बताएं तो इसका मतलब होता है कि खाना बनाने का प्रोसेस होता है किसके अंदर, प्लांट्स में, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए। अब देखो, अगर हम बात करें तो लीव्स यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें ही खाना बनाया जाता है, उनके द्वारा ही खाना बनाया जाता है, किसमें, प्लांट्स में। तो इसीलिए हम बोलेंगे लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्या है, तो आप लोग याद रखना, उसे हम लीव्स होते हैं वो हमारे, यानी कि जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं उन्हीं को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। अब देखो, इसके अलावा भी ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी कि सारे जो भी रॉ मटेरियल्स है, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ये पत्तियों तक जाता है। वाटर मिनरल्स प्रेजेंस इन द सॉइल, आपको पता ही वाटर मिनरल्स कहाँ से लेता है प्लांट, ये प्लांट अब्जॉर्ब करता है किससे, मिट्टी से, किसके जरिए, रूट, जो उसकी जड़ें होती हैं, फिर वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके पत्तियों में जाती हैं। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इनटू द टीनी पॉर्स प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब देखो, आप लोग इस चीज़ को याद रखना, जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे पॉर्स होते हैं जिसे हम नॉर्मली नहीं देख सकते अपनी आंखों से। पॉर मतलब एक तरह से छिद्र या फिर छेद बोल सकते हो। अब देखो, ये क्या करते हैं, ये जो टीनी पॉर्स होते हैं तो वो हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से अपने अंदर लेने में, प्लांट्स में लेने में। फिर क्या होता है, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। अब इन पोर्स को भी एक सेल होती है जो उसको गार्ड करती है, गार्ड समझते हो ना। अब देखो, इन पोर्स को हम बोलेंगे स्टोमेटा। तो आप लोगों का एक और पॉइंट आ गया कि स्टोमेटा क्या होता है। तो आप लोग याद रखना कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं, इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, यानी छिद्र होते हैं, इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो आप लोग याद रखना, ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो, वाटर मिनरल्स की बात करें, ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती हैं, कैसे, टू द लीव्स बाय द वेसल्स विद रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। यानी कि जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी नसें टाइप में होती हैं, जो कि क्या कर रही हैं, रूट से वाटर मिनरल्स को उसके पत्तियों तक ले जा रही है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव, यानी कि प्लांट के हर पार्ट में जा रहा है वहाँ। यानी कि जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, वैसे प्लांट्स में भी वेसल्स होती हैं, जैसे कि जो कि हेल्प करती है उनकी, जो रूट से, जड़ों से जो भी मिनरल्स है, वाटर है, वो प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है। दे फ्रॉम दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू द रीच द लीफ, यानी कि एक रास्ता है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वहाँ से जो मिनरल्स है एंड वाटर है पूरी प्लांट में। ठीक है, इन्हें हम वेसल्स बोलेंगे जो उनको हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। अब देखो नेक्स्ट, तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना कि जैसे द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो ये इसे आप याद रखना। तो क्लोरोफिल क्या मदद करता है पत्तियों को, जो सनलाइट आती है उससे जो एनर्जी मिलती है उसे अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। ठीक है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड, यानी इस एनर्जी को यूज़ कहाँ कर रहा है प्लांट, खाने को बनाने में, यानी कि फूड को सिंथेसाइज करने में। कहाँ से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये सनलाइट में ही होती है, इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस आप इसे बोलोगे। ठीक है, अब देखो, फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब हो जाए टू कंबाइन। ठीक है, इसका मीनिंग भी आपको पता चल गया। तो आप लोग देख सकते हो, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसको जो कि ज़रूरत पड़ता है प्लांट में क्या, फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो क्या क्या चीज़ें आ गई, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हो, जैसे क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो अब देखो, इट इज़ अ यूनिक process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. यानी कि बहुत ही यूनिक प्रोसेस है जो कि आपको अर्थ पे ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब दूज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग कह सकते हो कि सन जो है
एक अल्टीमेट सोर्स है किस चीज़ का, एनर्जी का। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है होते हैं उनमें मेन जो एनर्जी का सोर्स क्या हो गया, सन, यानी कि सूरज की रोशनी जो आती है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर ये फोटोसिंथेसिस हो ही ना तो क्या होगा, तो भाई खाना भी नहीं बना पाएंगे प्लांट्स, है ना। अब भाई जो भी सर्वाइवल होगा, जो भी रहन सहन होगा, वो सब बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, कोई रह ही नहीं सकता फिर इसके बिना। तो क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, कोई जीव जंतु नहीं होगा, ना ह्यूमंस होंगे। ओके, अब देखो इसके अलावा आप देखो ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि भाई ऑक्सीजन भी तो फोटोसिंथेसिस में निकल रहा है। तो ये यानी कि ऑक्सीजन भी तो फोटोसिंथेसिस में निकल रहा है, और अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी कि लाइफ जो है इम्पॉसिबल है इसके बिना। देखिए ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी, मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे सेल है, सेल आप लोग याद रखना। देखो सेल क्या होता है, यू हैव सीन द बिल्डिंग, यानी आपने बिल्डिंग देखी है, किस चीज़ से बनती है, ईंटों से बनती है, ब्रिक्स से बनती है। ऐसी हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी भी इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बनी होती है जिन्हें हम सेल बोलते हैं। यानी कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे छोटा भाग जिसे आप सेल बोलोगे। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोब्स, यानी कि आप उसे अपनी नॉर्मली नहीं देख सकते, आप उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। और देखो अब हम आगे बात करें तो सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane, यानी कि आप सेल के आसपास ये बाउंड्री देख सकते हो जिसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलोगे। देखो मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सर्टेनली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस क्या होता है, जो आप देख रहे हो सर्कल जैसा है ये समथिंग, और ये बिल्कुल सेल के बीच में है, बिल्कुल ही इस सेल के बीच में है, तो इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये आगे भी यही चीज़ें पढ़ने को आएगी, तो आप लोगों का बेस यहीं से बन रहा है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। देखो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस। अब देखो ये जेली जैसा जो हो रहा है, यानी कि पूरे में जो फैला हुआ है, इसे आप साइटोप्लाज्म बोलोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना कि सेल में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो उसकी बाउंड्री होती है उसकी, और देन फिर उसके बीच में जेली टाइप में जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म, और बिल्कुल मिडल में जो होगा उसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। तो हम लोग यहाँ थे। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, during photosynthesis, chlorophyll contains cell of leaves. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. यानी कि इतना तो हमने पढ़ ही लिया है भाई, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे क्लोरोफिल जो होते हैं कंटेनिंग सेल ऑफ लीफ, यानी क्लोरोफिल एक सेल होता है जो कि कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जब सनलाइट आता है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से क्या होता है, सिंथेसिस होता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोसेस को एक इक्वेशन में दिखा रखा है, तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको बता रखा है कि पत्तियों में कैसे होता है, लीव हो गया, फिर देन नेक्स्ट उसमें बता रखा है, सेक्शन में बांट रखा है कि एक गार्ड सेल है और स्टोमेटा और स्टोमेटा है और क्लोरोफिल। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए गार्ड सेल को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा उससे दिखा रखा है डिटेलिंग में, और आपका स्टोमेटा भी है, और देन स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कहाँ से उसका मुंह खुला होता है वो भी आपको दिखा रखा है। अब देखो ये पिक्चर के जरिए आपको बता रखा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, हमने इसको इतनी बार रिपीट करा है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, आप देखो ये भी आपको पता है कि ऑक्सीजन इसमें बनता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि पत्तों में स्टार्च होता है, इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो उस दौरान आपको स्टार्च की मदद से ही ऐसा हो रहा है। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि देखो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये है क्या चीज़, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि स्टार्च का टेस्ट है एक्टिविटी 1.1 में कि आप भाई कुछ पत्तियों को ले सकते हो कुछ टाइम के लिए। अब आप क्या करो, उसे कीप वन इन द डार्क, है ना, आपने उसको एक डार्क बॉक्स में रख दिया 7 to 8 के लिए, एंड और दूसरी पत्तियों को सनलाइट में रखा। फिर देन आप आयोडीन से उनमें टेस्ट कर सकते हो कि विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि नाउ लीव्स अ पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, जो कि अंधेरे में रखी गई थी, इन द सनलाइट फॉर 3 and 4 days आर परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन योर नोटबुक। यानी कि अब देखो जैसे हमने स्टार्च का टेस्ट पहले भी कर रखा है कि अगर आप स्टार्च किसी भी चीज़ में है और आप उसमें आयोडीन डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब पर्पल होता है, ब्लू हो जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अब सनलाइट में स्टार्च मिल रहा है तो भाई वो क्या होगी, पत्ती जो सनलाइट में रखी होगी वो हो जाएगी आपकी ब्लू पर्पल थोड़ी सी, पर लेकिन जो आपने अंधेरे में रखी तो उसमें स्टार्च नहीं हो पाएगा। ओके, तो यानी कि उसका कलर भी कोई चेंज नहीं होगा। द लीव्स अदर दैन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन्स एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। यानी कि देखो, यानी जो पत्ते ग्रीन होती हैं उनमें क्लोरोफिल तो होता है, पर लेकिन ऐसे जैसे कि बहुत सी पत्ती होती हैं, जैसे रेड भी होती हैं, ब्राउन भी होती है, उनमें भी ये पिगमेंट मिलता है ग्रीन कलर का, जिनमें भी ये प्रोसेस हो सकती है। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि ये प्रोसेस सिर्फ ग्रीन पत्तियों में होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड, देखो नेक्स्ट यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड स्टैगमेंट्स। जैसे कि आपने देखो पानी वाला तालाब कहीं देखा होगा, पानी के आसपास देखा है आपने, छोटे छोटे मतलब जैसे जमीन होती है आसपास की, तो उनमें कैसे ग्रीन कलर की काई टाइप में आ जाती है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो ये एक ऑर्गेनिज्म टाइप में ही होता है, इसे आप एल्गी बोलोगे। ओके, द कैंटोन, देखो इनमें भी क्लोरोफिल होता है, यानी कि जो ग्रीन कलर का होता है एल्गी में भी, और ये अपना खाना भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनाती है। जैसे एक प्लांट होता है तो वो भी प्लांट के जैसे ही होती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस, आपको पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब देखो जिस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट, यानी कि जो भी खाने में और चीज़ें होती हैं वो भी आपको इन्हीं से मिल जाती है, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, यानी कि लेकिन जैसे प्रोटीन होते हैं तो उसमें कुछ नाइट्रोजन सब्सटेंस लगते हैं जिसके लिए नाइट्रोजन की ही जरूरत पड़ती है। अब देखो ये प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, अब ये नाइट्रोजन कैसे मिलता है प्लांट को। देखो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है ये एयर में ही होता है, ये कोई सॉइल में नहीं होता जिससे वो डायरेक्टली ले सकें। तो क्या होता है कि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, तो भाई क्या होता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, तो मिट्टी जो होती है उसमें एक बैक्टीरिया मिलता है जो कि हेल्प करता है कि जो उसका गैसेस फॉर्म होता है नाइट्रोजन को जो हवा में है उसको वो क्या कर देता है इनटू अ यूजेबल फॉर्म ऑफ रिलीज इनटू द सॉइल, उसको कैसे मिट्टी में मिला देता है, वो रिलीज कर देता है। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और फिर उस मिट्टी से जब वो जाके प्लांट में जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आज सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स, आपने फार्मर को देखा है कि वो कैसे फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना, रिच इन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस दौरान प्लांट जो है अपनी जो भी जरूरतें होती हैं उसको पूरा कर जाते हैं और उनको नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्लांट्स कैन देन
फिर जिससे वो प्रोटीन को भी सिंथेसाइज कर पाते हैं, विटामिन को भी सिंथेसिस कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स की बात करें, देयर आर सम प्लांट्स, अब देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उनका तरीका अलग होता है खाने का, ठीक है। तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट से खाना ले रहे हैं, है ना, तो उन्हीं से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड, जो दूसरों से खाना ले रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। अब देखो, दिस इज अ प्लांट कोल्ड ककस्टा। देखो, यू सी अ येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, ठीक है। अब देखो, दिस इज अ प्लांट कोल्ड ककस्टा, यानी कि अमर बेल, जो हेटरोट्रॉफ होता है। ये क्या करती है, ये दूसरे प्लांट से अपना ज़रूरतों को पूरा कर रही है, अपना खाना वगैरह उससे ले रही है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। ये नॉर्मली अमरवेल आपको देखने को मिल जाती होगी, ये थोड़ी पतले पतले से बेल टाइप में होते हैं, येलो कलर की, जो कि किसी भी पेड़ वगैरह पे, बड़े से पौधे पे आपको नज़र आ जाती है। आप कभी जाओ कहीं आसपास तो आप देख सकते हो इसे आसानी से। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो भी उसने खाना बनाया है प्लांट, वो उसको ले लेता है। और जिस प्लांट के ऊपर ये रहते हैं उन्हें हम होस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स, उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं, है ना, उसको, यानी कि जो उस प्लांट से न्यूट्रिशन होते हैं वो उसको वहाँ से ले लेता है। देखो, जिससे वजह से हम इसको पैरासाइट भी बोलते हैं। इस तरह के जो प्लांट हैं जो दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं, इन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस चीज़ को याद रखना। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, सुना है आपने कभी जो प्लांट एनिमल खाता हो? तो आप लोग देख सकते हो पिक्चर ये रही, ठीक है। ये प्लांट ऐसा है, आप लोग देखो, इसमें जग टाइप में स्ट्रक्चर है, ओके। तो जब देखो इसमें कोई एनिमल गिरता है, छोटे चूहे या वगैरह, तो ऊपर से ये लिड है, यानी इसका ढक्कन टाइप में है, यानी कि ये इसका लिड है ढक्कन टाइप में, तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज, यानी कि इसके बारे में बता रखा है कि उसका माउथ के ऊपर आप देख सकते हो कि ढक्कन टाइप में है, जो कि खुलता है, बंद हो जाता है। दैन क्या हो रहा है, फिर इसके अंदर हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो डाउनवर्ड क्या करते हैं, उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, जो भी चीज़ उसमें कीड़ा मकोड़ा कुछ एनिमल हो। दैन when an insect land in the picture the lid close, ओके, दैन वो लिड बंद हुआ, तो जो हेयर्स हैं उसको अपने में मतलब बिल्कुल ही पकड़ लेते हैं उसको, उस कीड़े मकोड़े को, द लिड क्लोज एंड देन ढक्कन बंद हो जाता है और वो ट्रैप हो जाता है उसी में। और फिर कुछ जूसेस निकलते हैं, जैसे हर किसी की बॉडी में होते हैं, उनमें भी होते हैं, जो कि उसको पचाने में हेल्प करते हैं उस एनिमल को। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट, इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, जो कि क्या खाते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सैप्रोट्रॉफ्स। देखो, थोड़ा मैं रीड करती हूँ। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल शॉप्स, यानी मार्केट। यू मे हैव आल्सो सीन प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन moist soils or on rooting wood during the rainy season. Let us find out what types of nutrients they need to survive and from where they get them. यानी कि जैसे आपने मशरूम टाइप में स्ट्रक्चर देखा है, और कभी कभी आपने मिट्टी में भी देखी है मशरूम, जो है जैसे गीली मिट्टी होती है वहाँ पे भी नज़र आ जाता है। और जैसे लकड़ी वगैरह अगर कहीं पड़ी हो तो भी वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जैसे वाइट कलर के मशरूम टाइप में पैचेस वहाँ पे बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कैसे ग्रो करती हैं, ये इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, और ये जो खाती क्या है जिस वजह से ये ग्रो कर जाती हैं। तो देखो, जैसे इस पे एक्टिविटी 1.2 है, तो आप देख सकते हो, जैसे आपने पीस लिया एक ब्रेड का, ठीक है, एंड मॉइस्चन इट विद वाटर, आपने उसे थोड़ा सा गीला कर लिया और थोड़ी देर के लिए आप उसे छोड़ दो थोड़ी सी गर्म जगह में। तो देन आप देखोगे 2 से 3 दिनों में आप वहाँ पे भी उस ब्रेड के ऊपर भी देखते हो ऐसे पैचेस आ जाते हैं मशरूम, जैसे कि बहुत फफूंदी टाइप में लग जाता है, ग्रीन ग्रीन सा। तो आप देख सकते हो उसे माइक्रोस्कोप से, आप देखो उसे, देन ध्यान से देखो। देखो जैसे कि ये देख रखा, आप देख रहे हो कितना क्लियरली इसमें दिखा रखा है कि ये कैसे स्ट्रक्चर इसमें बन के आ गया है। ये नॉर्मली भी आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे ब्रेड रखी रहती है तो उसमें फफूंदी आ ही जाती है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड फंगी। तो आप लोग याद रखना, जैसे ये जो फफूंदी टाइप में चीज़ें होती हैं इन्हें हम फंगी बोलते हैं। एंड दे हैव
डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनका न्यूट्रिशन लेने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, जैसे कि अब ये फंगस जो है ये ब्रेड पे लगा है तो ये वहीं से अपना जो भी न्यूट्रिशन उस ब्रेड से ले रहे हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि इस तरह का न्यूट्रिशन यानी कि पोषण जो कि वो किसी दूसरी चीज़ों से आप लेते हैं, जैसे कि यानी कि इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी प्लांट है या फिर कुछ फंगी है जो दूसरे से अपना न्यूट्रिशन ले रही है, इसको हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे कर रहा है, वो जो दूसरे से अपना खाना ले रहा है, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे फंगी, देखो फंगी की बात करें तो ये आपको नॉर्मली बहुत सी जगह नज़र आता है, जैसे पिकल यानी अचार होता है, लेदर होता है, कपड़े होते हैं, और वैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे आप थोड़ा सा गर्मी और थोड़ी सी पानी वाली जगह रख दो, ह्यूमिड जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें नज़र आई जाती हैं, तो वहाँ पे ऐसी फंगस वगैरह नज़र आई जाती है। ओके, देन द फंगस स्पॉर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर्स, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हवा में ही होती हैं जो उधर से उधर उड़ती रहती है। बट अब क्या होता है जब उन्हें थोड़ी सी जगह मिलती है कि कोई भाई गीली सी जगह है, हल्की हल्की गर्म सी है, तो वहीं पे ये लोग बैठ जाती हैं। और देन फिर क्या होता है, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, यानी कि फिर जर्मिनेट होती है यानी कि अपने जैसे और ग्रो करती है वहाँ पे। देन नेक्स्ट देखो, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ रहते हैं, तो जो भी उनका न्यूट्रिशन होता है और जो अपना शेल्टर यानी रहने की जगह वो आपस में शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिम्बायोसिस क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए से फंगी होती है, ये क्या रहती है, जैसे कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट की रूट में भी नज़र आ जाती है फंगी, तो द प्लांट्स प्रोवाइड, तो प्लांट से क्या मिल रहा है उस फंगस को कि भाई न्यूट्रिशन मिल रहा है टू द फंगस, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर, और उसके रिटर्न में फंगस क्या दे रही है, उसको वाटर वगैरह दे रही है और अपनी तरफ से भी उसे न्यूट्रिशन दे रही है। तो देख रहे हो उन दोनों में रिलेशन है, फंगस एंड प्लांट में, तो इस तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, आप लोग याद रखना। देखो अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म कोल्ड लिचेंस, अब देखो लिचेंस क्या होते हैं, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गी, यानी कि एक तरह से एल्गी होती है जिसमें क्लोरोफिल भी होता है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब देखो इसमें क्या है कि क्लोरोफिल टाइप में जो लिचेंस हैं ये है, और देन उनके साथ क्या है, फंगस है। ओके, ये क्या है, एक साथ रह रहे हैं, जैसे कि अब फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर हो गया, पानी हो गया यानी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, किसको, एल्गी को। देन उसके रिटर्न में क्या हो रहा है, द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड, यानी कि एल्गी उसके प्रिपेयर कर रही है, उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करा रहा है उसको, फंगस को। देख रहे हो ये भी एक तरह से क्या हो गया, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया। अब देखो हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, तो जैसे कि आपने देखा है फार्मर वगैरह क्या करते हैं कि भाई अपने यहाँ पे मैन्योर डालते हैं, अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स डालते हैं यानी खाद वगैरह डालते हैं। तो देखो यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स, है ना, आपने देखा है कि प्लांट्स मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। तो सो देयर अमाउंट, तो जिस वजह से जो मिट्टी में इन चीज़ों की मात्रा हो जाती है कम, तो वही फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसमें डाला जाता है मिट्टी में, ताकि उसमें ये चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह बने रहें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह की न्यूट्रिशन प्लांट जो है मिट्टी से लेते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनना। तो दिस न्यूट्रिशन नीड्स टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ज़रूरी होता है कि न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम उसमें ऐड करते जाएं, और वी कैन ग्रो प्लांट, उसमें प्लांट फिर आप अच्छे से ग्रो करेंगे और हेल्थी होंगे वो, if we can fulfill the nutrition requirements of plants। देखो यूजली क्रॉप्स प्लांट्स absorb a lot of nitrogen, यानी कि जैसे फसल वगैरह होता है जिसमें ज़्यादा ही मात्रा में फसल लगती है, तो उसमें ज़्यादा वो नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जिस वजह से सॉइल जो होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, जैसे आपने पढ़ाई था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजन होता है वो गैस के रूप में क्या होता है, हवा में होता है ना, एयर में होता है। देन प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट, तो वो डायरेक्ट वहाँ से तो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे द मैन्योर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट आपको पता ही है एयर से लेता है, पर ऐसे वो नाइट्रोजन नहीं ले पाता,
तो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, तो उसे ज़रूरत है कि नाइट्रोजन उसे किसी चीज़ में मिला के दिया जाए, जैसे उसकी मिट्टी में। तो आपने हमें जैसे देखो उसमें बैक्टीरिया का नाम आपको मिल गया। देखो जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन मिट्टी में मिला रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको आप एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है राइजोबियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। देन क्या हो रहा है भाई, अब but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, मूंग्स, beans and other legumes and provide them with nitrogen। यानी कि अब ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो अपनी तरफ से अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। तो ये ऐसे ही जैसे कि जो बीज वाले हो गए, दाने वाली जो फसलें होती हैं, है ना, जैसे मटर वगैरह हो गए, दाल वगैरह हो गई, तो उनके ये जड़ों में रहता है, तो उनको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले वहाँ से जो न्यूट्रिशन है, खाना वगैरह उसको मिल रहा है। एंड देन देयर हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि आप इसको भी बोल सकते हो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों एक दूसरे की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। द एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, दे कैन reduce the use of nitrogen fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants, यानी कि जैसे दाल वगैरह leguminous plants में आ जाती हैं। ओके, तो भाई आपको पता चल गया उनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है। ठीक है, आप देखो इसमें नॉर्मली सार वगैरह आ गया है, तो आप देखो लास्ट में अब ये ख़त्म हो गया है, यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो ब्लू बॉक्स में पॉइंट्स ये होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखो ये कुछ अलग से नहीं है, जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा है उसी में से ये सारे के सारे नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कहीं से प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग इसमें से भी पढ़ सकते हो। देखो पर लेकिन हमारी वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं कि कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उन चीज़ों को भी अच्छे से सुनना और ध्यान देना। ओके देन चलो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो देखिए आपका ये जो चैप्टर है फर्स्ट, इसके क्वेश्चन आंसर है, मैंने सेक्शन वाइज इसको हर स्लाइड पे लगा दिया है अच्छे से। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इसे लिख सकते हो। और रही बात इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मैंने साथ साथ पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग उसे वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड। ओके देन आपका क्वेश्चन थर्ड ये रहा, एंड देन फोर्थ भी आपको इसी में ही मिल रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप लोग लास्ट में देख लीजिए, सारे आंसर्स दे रखे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से फिल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी है ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है मैचिंग्स, तो मैचिंग का मैंने डायरेक्ट आंसर लगा रखा है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू एंड फॉल्स, आप लोग देख लीजिए, नीचे इसमें आंसर दे रखे हैं। 11 एंड 12 क्वेश्चंस, तो देखिए आपकी वीडियो यहीं तक थी। 11 12 MCQ टाइप में, तो इसमें आंसर आपको यही रखे हैं लास्ट में, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग लास्ट तक बने रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।